हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर का एक तीसरा एप्लीकेशन और आखिरी एप्लीकेशन है और वो है ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर मतलब है ट्रांजिस्टर का दोलित के रूप में उपयोग। ट्रांजिस्टर का दोलित के रूप में उपयोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाएंगे अपनी ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में। तीसरा एप्लीकेशन है ये ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर को किस रूप में पढ़ना है हमको? ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में कैसे काम करता है, कैसे ये ऑसिलेटर का काम करता है। हालांकि इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो डीसी करंट होती है या डीसी वोल्टेज को आप ये कह सकते हैं कि एसी में बदलने का काम करता है। हम क्या करते हैं कि जो डीसी जो डायरेक्ट करंट होती है, सीधे चलने वाली जो धारा होती है, उसको हम एसी टाइप में बदल देते हैं। ठीक है ना, डीसी वाले करंट को हम किस में बदल देते हैं? एसी वाले करंट में हम बदल देते हैं। यानी कि हम ये प्रोसेस आप समझ लीजिए कि इन्वर्टर में लगा होता है। बैटरी क्या देती है? डीसी करंट होती है। इन्वर्टर में ही ये ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में लगे होते हैं। वो डीसी को किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं? एसी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं किसके द्वारा? इसके द्वारा हम कर सकते हैं कि दिश धारा ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि दोलित की सहायता से ट्रांजिस्टर है जो दोलित की सहायता से क्या होता है? तो अब लिखेंगे कि दोलित्र की सहायता से दिश धारा ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा ऊर्जा में क्या किया जाता है? ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है ना, बदला जाता है। यह क्या करती है? यह आवृत्ति वोल्टा अथवा आवृत्ति धारा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। मतलब यह आवृत्ति वोल्टा अथवा आवृत्ति धारा स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो में, टीवी में, है ना, संचार व्यवस्था में। संचार व्यवस्था का मतलब होता है कि जैसे कोई सिग्नल होता है, वीक सिग्नल होता है, तो वीक सिग्नल होता है तो वो दूर तक नहीं जा पाता है, क्योंकि दूर तक जाते जाते उसका जो एनर्जी होता है वो क्षय हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई जैसे हमने कुछ बोला तो ये हम जो बोलते हैं तो ये कहाँ तक जाता है? बहुत करेगा 100-200 मीटर तक जाएगा, इसके बाद हमारी आवाज़ समाप्त हो जाएगी। तो उसका जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो अभी हमें हमारी आवाज़ को अगर बहुत दूर भेजना है, हमें अगर अपनी आवाज़ को बहुत दूर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक शहर से दूसरे शहर में भेजना है, तो क्या होता है कि एक कैरियर वेव की ज़रूरत होती है। संचार व्यवस्था में इसको डिटेल से पढ़ाया गया है। हालांकि यूपी बोर्ड के सिलेबस में संचार व्यवस्था को पूरी तरह हटा दिया है। तो एक कैरियर वेव होती है। कैरियर वेव वो होती है कि जिसका जो ऑसिलेशन होता है वो ख़त्म नहीं होता, जिसको अनडैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो उसको क्या किया जाता है? उस कैरियर वेव के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और वो कैरियर वेव क्या होती है कि हमारे जो आवाज़ है, पहले तो आवाज़ को वो इलेक्ट्रिकल पल्स में बदलता है और उस फिर कैरियर वेव के सहारे वो उस स्थान तक पहुंच जाता है जिसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। फिर जहाँ हमें उसको रिसीव करना होता है वहाँ एक प्रक्रिया होती है जिसको डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है कि हमारी आवाज़ और जो कैरियर वेव होता है उसको छांट दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हमें अगर मान लीजिए यहाँ से बॉम्बे जाना है तो हम ट्रेन
हम ट्रेन के साथ जाते हैं तो ट्रेन क्या एज ए कैरियर, मतलब वो हमको लेकर के वहाँ पे छोड़ देता है। तो अब ये जो ट्रांजिस्टर दोलित्र होता है जिसके कारण ये जो ऑसिलेशन बनता है उसका उपयोग एज ए कैरियर वेव के रूप में किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए ये आवृत्ति वोल्टा अथवा आवृत्ति धारा स्रोत के रूप में काम करता है, क्योंकि ये ऑसिलेट होता है। इसका जो नेचर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब है कि ये ऑसिलेट करता है, इसकी फ्रिक्वेंसी बदल रही है, मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम के बीच ये ऑसिलेट करता है, मतलब दोलन करता है, ठीक है ना। और जो डीसी करंट होती है वो डायरेक्ट सीधे जाती है, वो इस तरह से ऑसिलेट नहीं करती है। तो हमारे कहने का मतलब होता है कि ट्रांजिस्टर को दोलित्र में प्रयोग करने के लिए एक डीसी स्रोत की होनी ज़रूरत होनी चाहिए। चाहिए का मतलब है कि डीसी स्रोत की ज़रूरत होती है, तब भी तो ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव मोड में लाते हैं। सक्रिय अवस्था में लाने के लिए डीसी की ज़रूरत होती है, एक डीसी एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर जो होता है, दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर कट ऑफ पोजीशन, जिसको अंतक अवस्था कहते हैं, अंतक अवस्था तथा संतृप्त अवस्था के बीच काम करता है, संतृप्त अवस्था के बीच कार्य करता है, ठीक है ना। संतृप्त अवस्था और अंतक अवस्था के बीच कार्य करता है, यानी इसमें सक्रिय अवस्था भी होती है, लेकिन इसकी जो पोजीशन होती है अंतक होती है और संतृप्त अवस्था होती है, ठीक है ना। संतृप्त से अंतक तक आएगा, अंतक से संतृप्त तक जाएगा। हालांकि इसमें सक्रिय अवस्था भी शामिल होती है, इसमें सक्रिय अवस्था भी शामिल होती है। कहने का मतलब है कि इसमें तीनों अवस्था शामिल हो सकती है, यानी कि अंतक से जब संतृप्त जाएगा तो बीच में सक्रिय अवस्था भी मिलेगी। तो आप इस तरह से लिखिए कि दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर अंतक अवस्था तथा सक्रिय अवस्था ये भी रहती है बीच में शामिल, तथा संतृप्त अवस्था के बीच काम करता है। तीनों अवस्थाएं इसमें रहती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जब अगर सिर्फ अंतक और संतृप्त अवस्था के बीच काम करेगा तब तो आयोजन स्विच की तरह व्यवहार करेगा, जैसा हम लोग पढ़े। तो इसमें सक्रिय अवस्था भी शामिल होती है, ठीक है ना, इसमें सक्रिय अवस्था भी शामिल होती है, ठीक। तो ट्रांजिस्टर एज ए दोलित्र के रूप में जाने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए आप तो ट्रांजिस्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े ही हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो अंतक अवस्था को बताती है, तो अंतक अवस्था से प्रारंभ होती है, और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सैचुरेटेड अवस्था को बताती है। जैसे कि आपको इसको लिखना नहीं है, जैसे ये है, यहाँ पे VB या VEE होता है मान लो, और यहाँ पे IB करंट होता है, तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। तो अंतक अवस्था का मतलब है कि जैसे पोटेंशियल इससे डाउन होगा, अगर सिलिकॉन का है तो ये करंट जीरो हो जाएगी, जैसे इसे डाउन हो जाएगा करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एक दूसरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है जो BBCC या IC को हम लोग BCE कहते हैं, यही कह लीजिए, और IC के बीच है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें करंट जो है पहले बढ़ती है फिर जा करके कांस्टेंट हो जाती है, यानी अब ये करंट नहीं बढ़ती है, इसके बाद इसका घटना शुरू हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। उसके लिए हमें फिर से IB बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तब ये बढ़ता है। तो ये संतृप्त अवस्था होती है, संतृप्त अवस्था, यानी करंट एक मैक्सिमम मान तक बढ़ेगी, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर घटेगी, और घटते घटते कहाँ तक घटेगी, जब तक कि करंट का मान क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए, यानी IB। तो दो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इन दोनों को इसमें शामिल किया जाएगा, यानी दोनों कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लागू होंगी, ठीक है। और एक चीज और भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, LC दोलन, LC परिपथ के दोलन।
तो एलसी परिपथ का दोलन में आपने इस तरह का पढ़ा हुआ और देखा होगा, एसी करंट जो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे तो उसमें इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ा है। एलसी दोलन, ये एल इंडक्टर है, एसी धारिता है, इससे आप परिचित होंगे कि एलसी ऑसिलेटर इसमें कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं कि कंडक्टर को एक बैटरी से चार्ज करते हैं, कंडक्टर को एक बैटरी से चार्ज करते हैं तो ये इधर आकर के प्लस चार्ज हो जाता है। फुल्ली जब चार्ज होता है तो हम क्या करते हैं, बैटरी को हटा करके इसके ऊपर एक वो लगा देते हैं। तो कहने का मतलब बैटरी से इसको चार्ज करके बैटरी हटा देते हैं, या मान लीजिए फुली चार्ज हो गया। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यानी कि विद्युत क्षेत्र में कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको कह लीजिए हाफ सी बी स्क्वायर, या आप इसको कह लेते हैं हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। ठीक। तो ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बैटरी हटा के हम इसमें इंडक्टर लगा देते हैं, एक कुंडली लगा देते हैं। ठीक है ना, जिसका इंडक्टेंस जो है ये प्रतिरोध एक तरह से कह लीजिए यल होता है, और इसका प्रतिरोध जो होता है वो मान लीजिए सी है एक तरह से। ठीक है ना। इसको रिएक्टेंट्स कहा जाता है एक तरह से, प्रतिघात कहा जाता है। ठीक है ना। तो आप जैसे ही इसको लगाओगे कुंडली को तो ये क्या होता है, विसर्जित होने लगता है। मतलब क्या होता है कि करंट इधर फ्लो होना चालू हो जाती है, यानी कि इसकी एनर्जी अब घटने लगती है और इधर जाकर के ये विद्युत क्षेत्र में एनर्जी होती है। किसमें, विद्युत क्षेत्र में। अब ये करंट यहाँ फ्लो होने लगती है, इसका पोटेंशियल डाउन होने लगता है, और जैसे ही करंट का मान धीरे धीरे इसमें से गुजरता है तो करंट का मान जब बढ़ता है तो जानते हैं ये वाली चीज़ आपने पढ़ी है कि n वेरिएबल हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ से वेरिएबल होगा। तो इसके वजह से आपने ये पढ़ा है कि इसके बदलने से वहाँ फाई फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आपने ये पढ़ा है कि डी फाई अपान डी टी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन लेंज का नियम यहाँ लगता है कि जिस वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यानी जिस वजह से करंट उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करती है। तो इसमें जो करंट उत्पन्न होगी यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो इस करंट का विरोध करेगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बनता है और यहाँ पे नेगेटिव बनता है। ठीक है ना। तो धीरे 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 करंट का मान बढ़ते 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 मैक्सिमम जब यहाँ हो जाएगा यानी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है, तो कहने का मतलब होता है कि ये पूरी एनर्जी अब इसमें शामिल हो जाती है इस रूप में, चुंबकीय क्षेत्र में। किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। यानी अब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, अब वो पूरी तरह से ये चार्ज हो गया एक तरह से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। ठीक। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये इसी का विरोध करता है तो एक ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाएगा जो इसके विपरीत दिशा में करंट बहाएगा। लेकिन चूंकि ये मैक्सिमम करंट होने तक ये बहती रहती है। अब क्या होगा कि ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया तो क्या होगा, जो करंट बह रही है वो अब घटेगी। क्या होगी, घटेगी, यानी वो घटना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। मतलब ये जब करंट धीरे धीरे ये तो बढ़ते 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 घटना शुरू हो जाती है। तो जब ये घटने शुरू हो मतलब करंट घटना शुरू होती है तो फिर ये उसका अपोज करने लगता है। फिर ये क्या करता है कि उस घटती हुई करंट को बढ़ाने का काम करता है। कहता है तुम घटो नहीं, हम तुम्हें घटने का विरोध करेंगे, लेंज का नियम। तो फिर क्या करता है कि वो उसी डायरेक्शन में ये करंट बहाने लगता है ऐसे। तो ऐसे बहाने लगता है, इसका मतलब है कि अब ये आकर के पॉजिटिव चार्ज होने लगता है, फिर से ये चार्ज होने लगता है। ठीक है ना, ऐसे। यानी अब फिर से इसकी एनर्जी जो हाफ एल आई स्क्वायर है वो घटने लगती है, और ये क्या होती है, ये घटने लगती है, हाफ सी वी स्क्वायर बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये एलसी परिपथ में क्या होते हैं, ऑसिलेशन होता है।
मतलब इसमें चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बीच क्या होता है, दोलन होता है। इसी को तो ऑसिलेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर कोई आउटपुट लगा देते हैं या कोई चीज़ लगा देते हैं यहाँ पे पोटेंशियल नापने के लिए, तो हमें यहाँ पे कौन सा करंट मिलेगा, एसी करंट मिलेगा और एसी वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि चार्ज एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो हम उससे जो करंट मिलेगी वो कौन सी करंट मिलेगी, कौन सा पोटेंशियल मिलेगा, एसी करंट मिलेगी, एसी पोटेंशियल। यानी यहाँ पे जो हम कहने का मतलब अगर यहाँ पे कोई एंटीना जोड़ दिया जाए यहाँ साइड में, तो उससे कौन सी वेव निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से चलती है, इस फॉर्म में चलती है, ठीक है ना। तो जो इस क्यों चार्ज के एक्सेलरेशन से, एनर्जी के एक्सेलरेशन से, दोलन से कौन सी वेव उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट्स कर रहे हैं। चार्ज ऑसिलेट का मतलब है एनर्जी ऑसिलेट्स, कभी इसमें कभी इसमें, कभी इसमें कभी इसमें, ऑसिलेशन हो रहा है एनर्जी के बीच। तो हम क्या कहेंगे कि चार्ज ऑसिलेट्स हो रहा है। तो चार्ज ऑसिलेट्स हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है हमें, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक प्रत्यावर्ती विभव या एक प्रत्यावर्ती करंट हमें देता है, ठीक है ना। इससे हमें क्या मिलते हैं, एक, या तो आप सिंपली कह लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है, और वो वेव क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। लेकिन आप यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताना है कि ये जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस, इसकी एनर्जी क्षय होती रहती है, तो ये कुछ इस तरह से हमको मिलती है, यानी कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे इसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो घटता जाता है। इसलिए घटता जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वायर्स है, वायर्स का अपना, इंडक्टर्स का या कैपेसिटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस के वजह से जो करंट का अपोज करते हैं, तो ऊर्जा जो होती है, एनर्जी, वो ऊष्मा के रूप में धीरे धीरे क्षय होती रहती है। तो इसलिए जो ये ऑसिलेशन हमको मिलते हैं, जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती है, वो वेव्स धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्षय होती रहती है और ऑसिलेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। यानी ये चीज़ को अगर हमें बहुत दूर तक भेजना है तो हम नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। तो ये हमें दूर तक भेजना होता है तो हम नहीं भेज पाते हैं। अब हमारे बात ये आती है कि इसको हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में कैसे बदलें। मतलब है कि इसकी एनर्जी कंटिन्यू बरकरार रहे, यानी कि कंटिन्यू क्या रहे, बरकरार रहे, ये अपनी एनर्जी को लॉस ना करें। तो जाहिर सी बात है, जब एनर्जी लॉस नहीं करेंगे तो ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत दूर तक क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी लॉस ना हो उसके लिए एक व्यवस्था करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक रीजन ये हो गया कि इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी तो इसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड घटता जाएगा और कुछ दूर जा करके मर जाएगा, ये ऑसिलेशन आगे नहीं जा पाएगा। तो ऐसा हम क्या करते हैं कि इसका ऑसिलेशन खत्म ना हो, ये बहुत दूर तक जाए बिना अपनी एनर्जी या अपनी एम्पलीट्यूड को घटाए हुए, मतलब कम किए हुए दूर चला जाए। इसकी एनर्जी जो है वो खत्म ना हो, जब खत्म नहीं होगा तो दूर तक जा सकता है। तो इसके लिए एक व्यवस्था होती है जिसको हम लोग फीडबैक सर्किट कहते हैं। क्या हम कहते हैं, फीडबैक सर्किट। वो ट्रांजिस्टर में हम फीडबैक सर्किट को किस तरह से देखेंगे, है ना। तो अभी आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि हम ये क्यों बता रहे हैं, इस चीज़ को क्यों बताएं, इस चीज़ को क्यों बताएं, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो हम एक तरीका ये ढूंढते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फीडबैक सर्किट। फीडबैक मतलब वापस देना। वापस देने का मतलब है कि जो एनर्जी इस लॉस हो जा रही है फिर उसकी पूर्ति कर देना, छत पूर्ति कर देना, उसी को कहते हैं फीडबैक, मतलब वापस कर देना, ठीक है ना। तो फीडबैक सर्किट में क्या होता है, एक एम्पलीफायर होता है। फीडबैक सर्किट क्या होती है, लेकिन
हम उसको एक एज ए एग्जाम्पल समझाएंगे। वो ट्रांजिस्टर में फीडबैक का काम कोई दूसरा करेगा, एक इंडक्टर कॉइल करेगी। तो जैसे कहना का मतलब है एक एम्पलीफायर होता है, ठीक है ना। ये एम्पलीफायर माने प्रवर्धक होता है, ठीक, प्रवर्धक होता है। इसके दो वायर्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट, और यहाँ पे दो वायर्स होते हैं, यहाँ पे मिलता है हमको आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फीडबैक सर्किट होती है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको आप टैंक सर्किट भी बोल सकते हैं या एलसी नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है इसका जो संबंध पुनः फिर इससे होता है, और इसका संबंध पुनः फिर इससे होता है, ठीक है ना। इसका संबंध पुनः फिर इससे होता है, तो इसे कहते हैं फीडबैक सर्किट। इसे कहते हैं फीडबैक सर्किट, ठीक है ना, फीडबैक सर्किट, ठीक। तो फीडबैक सर्किट का काम क्या होता है? फीडबैक सर्किट का काम होता है कि जो देखिए, पहली बात तो इसका काम होता है कि जो इनपुट वाली चीज़ होती है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। क्या होता है? एम्पलीफायर होता है, इसके एम्पलीट्यूड को क्या होता है? बढ़ा देना। तो जो देखिए यहाँ पे जो इनपुट मिलता है, जैसे हम मान लेते हैं करंट की ही बात करते हैं, तो जैसे हमें अगर 2 एम्पियर की करंट यहाँ मिलती है, तो यहाँ पर कितना हो जाती है? 4। कितनी हो जाती है? 4। या ऐसे सपोज करिए कि यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2। फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4। फिर ये 4 यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 8, ठीक है ना। तो फिर ये 8 यहाँ पे हो जाएगी, तो 16, ठीक है। क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि इनपुट में जो भी चीज़ मिलता है उसको एम्पलीफाई करके यहाँ पे इसको बढ़ा दिया जाता है। यानी कि अगर हमारी जो यहाँ पे जो पोटेंशियल इनपुट है या करंट है, उसके पावर को यहाँ बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। उसके पावर को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ मिली और यहाँ से फिर यहाँ चला आया, तो बार बार क्या होता है कि इसको फिर से इनपुट में भेज करके फिर उसके एम्पलीफाई करके बढ़ा करके दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि बार बार इसको इनपुट में भेज दिया जाता है ताकि इसकी जो एनर्जी लॉस ना हो, इसकी जो एनर्जी आगे चल के लॉस नहीं हो, तो ये इसको बार बार फीडबैक दे दिया जाता है, यानी कि उसकी एनर्जी जितनी लॉस होती है ना उसको वापस दे दिया जाता है। ये यहाँ पे गया, फिर उसके पास यहाँ एनर्जी मिली, फिर बढ़ गई, फिर वापस आई, फिर मिली, फिर बढ़ गई। तो कहने का मतलब होता है कि ये बढ़ते बढ़ते एक सीमा तक वहाँ रहेगा, उसमें एक प्रोसेस रहेगा कि ये कुछ सीमा तक, जिसको हम लोग आउटपुट व्यवस्था कहते हैं ना, आईसी करंट वहाँ रहेगी कि एक सीमा तक बढ़ेगी, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। अब उसका काम होता है घटना। जैसे घटना है तो मान लीजिए -1 हुआ, तो इधर आकर के -2 हो जाएगा। घटते घटते कहने का मतलब है कि 0 आएगा, 0 से -1 हुआ, फिर -2 इधर देंगे तो फिर इधर जाके -4 हो जाएगा, फिर -4 इधर देंगे तो -8 होगा। यानी घटते घटते +8 से ये कहाँ तक घट के जाएगा? -8, यानी बीच में आकर के 0 भी होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये एक डायरेक्शन में इधर, फिर ये विपरीत डायरेक्शन है, विपरीत डायरेक्शन में मैक्सिमम और पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो फीडबैक सर्किट होता है, फीडबैक सर्किट का काम यही होता है कि जो ऑसिलेशन की एनर्जी लॉस हो रही है उसके लॉस को बनाए रखना, मतलब है कि उसकी एनर्जी को कांस्टेंट बनाए रखना, ठीक है ना। या इनपुट मतलब ये फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, ये होता आउटपुट, ये रिवर्स बायस में होता है। इसमें आईसी और बीसीसी होते हैं, इसमें आईबी और बीबीबी होता है, और ये बीच में, ठीक है ना। तो एलसी सर्किट लगी रहती है, यानी कि जो भी चीज़ हमें एम्पलीफाई होता है यहाँ पर, ठीक है ना, फिर वापस एलसी सर्किट को भेज दिया जाता है,
फिर एलसी सर्किट से फिर वो इनपुट में चला जाता है, फिर इनपुट में बढ़ता है, फिर वापस उसी को यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि बढ़ते 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 वो एक मैक्सिमम मान तक बढ़ता है। फिर प्रक्रिया होती है इसके घटने की, तो वो भी घटते 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 एक नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम मान तक घटता है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो जो हमें ऑसिलेशन मिलता है वो करंट या वोल्टेज का वो कंटिन्यूअस ऐसे मिलता है, ऐसे जिसको हम लोग कहते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन, एंड डैम्ड ऑसिलेशन अभी हम बनाएंगे वहां पे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसे क्यों यूज किया जाता है? इसलिए यूज किया जाता है कि जो हमारी डैम्पिंग हो रही है उसकी पूर्ति के लिए, डैम्पिंग ना हो, वो ऑसिलेशन कंटिन्यू अनडैम्ड, जो एनर्जी क्षय हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए इसको फीडबैक सर्किट को वहाँ पे लगाया जाता है। तो फीडबैक सर्किट का काम जो है एक तरह से इंडक्टर करता है, क्वाइल होती है वो करता है, ठीक है ना, कुंडली करता है, ठीक है ना। तो चलिए हम उसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, इसके बाद फिर उसको उसके वर्किंग को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको मिटा दिया जाए। होता क्या है यहाँ पे देखिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये बेस होता है, कलेक्टर होता है और एमीटर होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और ये कॉमन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बेस करंट इसके अंदर प्रवेश करती है, इसके अंदर कलेक्टर करंट प्रवेश करती है। चलिए ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एलसी ऑसिलेटर होता है, एलसी सर्किट होती है। इसको आप वेरिएबल भी कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इसको हम वेरिएबल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे और यहाँ से ये, ठीक है ना, ये एल होता है और ये सी, ठीक है ना। हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाना होता है, इसे वेरिएबल भी कर सकते हैं, सी की वैल्यू बढ़ा देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए इनपुट वाला भाग फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। फॉरवर्ड मतलब पी से ये पॉजिटिव होता है और इसका ये एन जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, बीवीबी। तो ये फॉरवर्ड बायस देती है इसको। अब देखिए ये जो आउटपुट सर्किट होती है ये क्या होती है, ये रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब इसका जो कलेक्टर एन होता है वो पॉजिटिव से हो जाना चाहिए, जिसका इसका पॉजिटिव से, तो इसको हम लोग पॉजिटिव, यानी ये थोड़ा सा बैटरी भी ज़्यादा वोल्ट की होती है, ठीक है ना। तो इसका ये पॉजिटिव जो बचता है वो नेगेटिव, इसको हम लोग वीसीसी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक की होता है, एक तरह से आप यहाँ पे की बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये करंट दोनों मिलकर के एक करंट बाहर आती है जिसको आई ई कहते हैं, ठीक। अब देखिए होता क्या है, हमें एक फीडबैक सर्किट का काम कौन करता है, तो
वो सर्किट का काम जो करता है वो ये होता है, ठीक है ना। यानी हम यहाँ से अलग से एक कुंडली लगाते हैं, इंडक्टर्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक इंडक्टर्स लगाते हैं, वो ये इस तरह से यहाँ पर एक कॉइल लगा देते हैं, ठीक है ना, और इसको ले आकर के फिर यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक। करंट जो हमारी ऐसी ऐसे बहती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये मान लेते हैं L है और ये L1 है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस का काम करते हैं। ये म्यूचुअल जो है इंडक्टर है, कहने का मतलब है कि एक आयरन की कोर होती है कच्चे लोहे की, जिसकी परमेलिएबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, परमेबिलिटी मतलब वो कि जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, वो चूंकि फ्लक्स को क्षय नहीं होने देता है, बल्कि क्या करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं उनको रिसीव करता है। यानी कहने का मतलब ये ऐसा पदार्थ है कि यहाँ के फ्लक्स को पूरा का पूरा यहाँ पे भेज देगा, ठीक है ना, कि जो फ्लक्स क्षरण है उसको नहीं होने देता है, ठीक है, उसको रोकता है। तो हालांकि क्या है कि ये जो नर्म कॉइल होती है इस पे ये वाली ऐसे लपेट करके इसके दोनों सिरे इधर निकले होते हैं, और ये वाली उसी पर ऐसे लपेट करके उसके दोनों सिरे इधर निकले होते हैं, ठीक है ना। या उसी पर लपेट करके इधर निकल करके एक इसको जोड़ दिया जाता है और इससे एक इससे जोड़ दिया जाता है, एक कलेक्टर से और एक जोड़ दिया जाता है सिरा कलेक्टर की बैटरी से। और उसी वायर के बीच में एक और कुंडली होती है जिसको हम लोग ऐसे दिखा दें, वो भी माउंट इसी के ऊपर होती है, यानी इसको, यानी कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस फॉर्म से मिलेगी, ठीक है, जिसको हम पहले ही बना लेते हैं, ठीक। ये यानी कहने का मतलब है ये चीज़ हम यहाँ पे बना सकते थे, यानी ये वाली चीज़ इधर भी पलट सकते थे। तो चलिए आउटपुट वाली पोर्शन यहाँ पे है, एक तरह से जो हमें चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दोनों मिलकर के किसका काम करेंगे, ये दोनों मिल करके फीडबैक सर्किट का काम करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। चलिए अभी इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे की है, जैसे हम इसको टैप करते हैं, है ना, की ऑन करते हैं तो आईसी करंट बहने लगती है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, ये होता है फॉरवर्ड बायस में और ये होता है रिवर्स बायस में, उत्क्रम अभिनत में होता है, ये अग्र अभिनत में होता है। ये वोल्टता इसको फॉरवर्ड बायस में देती है, तो इसमें एक करंट बहती है, इस करंट की वजह से आई करंट बहती है, यानी आईसी। कौन सी करंट बहती है, आईसी करंट बहती है, ठीक है ना। और ये करंट क्या होती है, ये करंट जो है समय के साथ बढ़ती जाती है, कहने का मतलब यह ग्राफ हमने इसीलिए बताया कि पहले बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो देखिए जैसे ये करंट बढ़ती है यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। करंट बढ़ती है तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है, ईएमएफ होता है। वो ईएमएफ इस सॉफ्ट आयरन की वजह से, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, अन्योन प्रेरण की घटना समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये दोनों एक ही कॉइल के मतलब एक ही सॉफ्ट आयरन के ऊपर माउंट होती हैं, ठीक है ना। तो वो इससे लिंक हो जाता है और ये क्या करता है, इसके पूरे फ्लक्स को कहाँ भेज देता है, यहाँ पर भेज देता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर भेज देता है तो होता क्या है यहाँ पर देखिए, यानी कहने का मतलब होता है ये फ्लक्स पूरी तरह से यहाँ आ जाता है। देखिए आईसी वाला फ्लक्स जो इसमें होता है वो कहाँ आ जाता है, उसके थ्रू यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए उसके वजह से अब ये डिस्चार्ज होने लगता है एक तरह से, और मान लेते हैं कि ये इस पे
करंट ऐसे डायरेक्शन में बहती है, ये मान ली प्लस ये माइनस है, इधर बहता है तो ये चार्ज होने लगता है। क्या होने लगता है? चार्ज होने लगता है। ठीक है ना, यानी इधर से देखिए जैसे ये चार्ज होने लगता है इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है ना, ये तो करंट इसमें आती ही है, ये जो बढ़ी हुई करंट यहाँ जाती है, यहाँ का फ्लक्स यानी यही वाली करंट यही वाली फ्लक्स आप ये देखिए फीडबैक सर्किट का काम कर रहा है। यानी ये वाले करंट जो यहाँ पे बढ़ी हुई जा रही है वो फिर वापस यहाँ चली आ रही है बार बार। वो वापस कहाँ चली आ रही है? बार बार। यानी इस वाले परिपथ से जो ये चीज़ निकलता, अगर सिर्फ ये ना होता, सिर्फ यही होता तो कैसा हमको डैम्पिंग मिलता? क्या मिलता? डैम्पिंग ऐसे। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है इसको बार बार ये एनर्जी दे रहा है, इस करंट की वजह से यहाँ पे जो ईएमएफ बन रहा है वो वहाँ पे क्या ट्रांसफर हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये फीडबैक सर्किट का काम कर रहा है। अभी हमने बताया ना फीडबैक सर्किट का काम क्या होता है कि वापस दे देना, किसी चीज़ को इनपुट से आउटपुट मिला फिर इनपुट को दे देना। तो कहने का मतलब है कि ये मान ली आउटपुट आईसी आउटपुट करंट है ना, तो वो ही एनर्जी फिर से इनपुट को दे देना, ताकि इससे जो निकलने वाली वेव्स होती है उस वेव्स की जो एनर्जी होती है वो कम ना हो, यानी वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो। ठीक है ना, उसकी एनर्जी बरकरार रहे, उसकी एनर्जी क्या हो? बरकरार रहे। ठीक है, तो होता क्या है देखिए यहाँ पर कि ये जब पॉजिटिव होने लगता है ये धीरे धीरे नेगेटिव होने लगता है, तो इसका जो पॉजिटिव यानी देखिए ये पॉजिटिव है तो ये इसका सपोर्ट करने लगता है तो आईबी की वैल्यू बढ़ जाती है, ये इसमें ऐड हो जाता है, आईबी की वैल्यू बढ़ जाती है। आईबी की वैल्यू बढ़ने से आईसी की वैल्यू बढ़ जाती है। आईबी बढ़ता है छोटा सा तो आईसी क्या होता है? बहुत सारा बढ़ जाता है। तो आईसी का मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे जब यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है तो करंट का मान बढ़ रहा है, तो इस वाले फार्मूले से आप जान सकते हैं म्यू एन आई, आई का मान बढ़ता है तो ये फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे उत्पन्न होता है एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी डी फाई अपान डी टी, और वो इससे लिंक होता है तो वो बिना क्षय हुए, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का इसीलिए उपयोग किया जाता है, वो लिंक ये जो फ्लक्स ईएमएफ होता है यहाँ चला आता है। ठीक है ना, फिर से क्या होता है देखो इसको फीडबैक मिल गया है, यानी कि यहाँ पे जो भी एनर्जी लॉस हुई रहती है वो फिर वापस इसको मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये तब तक बढ़ती रहती है, तब तक आईसी का मान बढ़ता रहता है जब तक वो सेचुरेशन पोजीशन में न पहुंच जाए, यानी अगर इसको हम करंट कहें तो तब तक ये बढ़ती रहती है जब तक वो सेचुरेशन पोजीशन में न पहुंच जाए, मतलब तब तक बढ़ती है जब तक ये फुली चार्ज न हो जाए। जब एक तरह से पूरा चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, ये जब पूरा चार्ज होते तक वो बढ़ती रहती है। अब जब ये पूरी तरह चार्ज हो गया, आईबी कांस्टेंट हो गया, आईसी कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ ईएमएफ डाउन नहीं हो रहा। अब होता है क्या है कि जैसे ये डिस्चार्ज हो गया फुल, अब इसकी काम होता है कि डिस्चार्जिंग हो। अब क्या होगा? डिस्चार्जिंग, यानी कि अब वो उल्टी डायरेक्शन में करंट को बहाएगा। तो डिस्चार्जिंग होने में क्या होता है कि अब इसका प्लस धीरे धीरे क्या होता है? कम होगा। इसका प्लस धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, यानी अब फिर से ये चार्ज होगा, क्योंकि अब इसकी एनर्जी इसमें बदलती होगी, तो इसका प्लस धीरे धीरे जब कम होगा तो जाहिर सी बात है आईबी का मान धीरे धीरे अब घटेगा, क्योंकि पहले प्लस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तब तक बढ़ा जब तक कि ये पूरी तरह चार्ज ना हो जाए। अब इसका प्लस धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। अब जैसे घटना शुरू हो गया तो ये वाली जो करंट थी अब धीरे धीरे वो घटना शुरू हो जाएगी। अब देखिए घटते 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 तब तक घटेगी जब तक ये पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो जाए। अब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया तो ये पूरी तरह से घट गई, पूरी तरह से करंट क्या हो गई? घट गई, अब कांस्टेंट हो गई। ठीक है ना, अब घटते डायरेक्शन में, अब ये जब ये करंट घट रही है तो ए भी घट रही है, तो जब ए भी घट रही है तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन तो हो ही रहा है, क्योंकि करंट चाहे बढ़े और चाहे घटे विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें ईएमएफ बनेगा, तो वो ईएमएफ लिंक यहाँ आ जाएगा। भले वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन आएगा, इसमें
ये वाला देखो ऐड हो रहा आकर के, तो यानी कि जितनी एनर्जी इसकी लॉस हो रही है यहाँ से आकर के इसमें ऐड हो जा रही है। कितनी ऐड हो जा रही है? जो ऊष्मा के रूप में बाहर चली जा रही है। अब देखिए तब तक ये घटेगा जब तक कि ये पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो जाए। चलिए मान लीजिए अब डिस्चार्ज हो गया और ये फुली चार्ज हो गया एक तरह से, ठीक है ना। अब ये उल्टे डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। यानी कि अब जो है, अब ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया तो क्या हो गया, अब इसकी करंट घट रही है ना, लेकिन लेंज का नियम क्या कहता है कि ये जो है उस करंट को घटाएगा नहीं, घटने का विरोध करेगा तो फिर से उसी डायरेक्शन में करंट बढ़ाएगा। तो करंट उसी डायरेक्शन में बढ़ाते बढ़ाते अब जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हुआ, यानी अब यहां से करंट फिर से बढ़ना शुरू होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए क्या हुआ, यानी कि अब वो घट के जीरो हो गई एक तरह से, मान ले वहां पे, यहाँ पे जीरो ही कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब से ये अब करंट इस डायरेक्शन में बहना शुरू हो गई, यानी ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब ये धीरे धीरे प्लस होना शुरू होगा, ये धीरे धीरे माइनस शुरू होना होगा। अब जैसे बात है कि ये जब माइनस शुरू होगा तो IB की वैल्यू और घट जाएगी, घटने का मतलब है दूसरे डायरेक्शन में, तो इसके थोड़े से घटने से ये ज़्यादा घट जाएगी। अब ये घटना शुरू हो रही है, मतलब घटने का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो रही है। अब धीरे धीरे घट रही है, तो घटने की वजह से इसमें फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन, एक EMF यहाँ होगा, वो EMF यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है ना। वो EMF आ रहा है लेकिन वो अब दूसरी डायरेक्शन में। अब देखिए घटते 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 तब तक घटेगी जब तक कि वो करंट सैचुरेटेड ना हो जाए, मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में तब तक बढ़ेगी जब तक कि करंट का मान सैचुरेशन पोजीशन में न पहुंच जाए, ठीक है ना। जैसे ही सैचुरेशन पोजीशन में पहुंच गया अब इसका घटना बंद हो गया, तो कहने का मतलब होगा कि ये विपरीत डायरेक्शन में फुली चार्ज हो गया। और जब फुली चार्ज हो गया तो फिर ये घटना शुरू हो जाता है, यानी कि अब करंट जब ये घटना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये करंट जो है, अब कहने का मतलब यहाँ का माइनस अब हटना शुरू होगा तो ये बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये बढ़ रही है। अब धीरे धीरे जब इसका ये नेगेटिव हटना शुरू होगा तो IB पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, बढ़ते 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 तब तक बढ़ेगी जब तक ये पूरा डिस्चार्ज ना हो जाए, ठीक है ना। अब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, अब ये करंट यहाँ आ गई। अब डिस्चार्ज होने का मतलब जब वो डिस्चार्ज हो गया तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी इधर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब करंट उल्टी डायरेक्शन में, यानी अब ये प्लस होना शुरू हो गया, फिर से करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होगी, अब इधर जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया चलता रहेगा, कुछ इस तरह का ऑसिलेशन हमको मिलेगा। और इसकी एनर्जी जो लॉस हो रही थी, जो भी लॉस हो रही थी उसकी पूर्ति यहाँ से हो जा रही थी। ये एक तरह से फीडबैक सर्किट का काम कर रहा है, बार बार एम्पलीफाई कर रहा है इसके, यानी कहने का मतलब फीडबैक सर्किट में क्या हो रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, जो ये बढ़ा हुआ मिल रहा है उसको बढ़ा करके फिर इसमें दे रहा है, ठीक है ना। उसको बढ़ा भी दे रहा है फिर वापस इसको कर दे रहा है, ठीक है ना। और कितनी वापस कर रहा है, जितनी इसकी जरूरत होती है, जितना कि इसका वो मेंटेन बना रहे, ठीक है ना, जितना वो मेंटेन बना रहे। और यहीं पर एक और कुंडली होती है, जैसे ट्रांसफार्मर में जानते हैं ना कि एक ही पे लपेटी रहती है, ये वायर है, देखिए एक यहाँ पे लपेटा हुआ है और एक बीच में, एक यहाँ, मतलब एक ही सॉफ्ट आयरन पे ये तीनों कुंडलियां लपेटी हुई है। और सॉफ्ट आयरन क्या होता है कि जो फ्लक्स के क्षरण को नहीं होने देता, इसको देता है, यहाँ से फिर ये आउटपुट को मिल जाता है, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि सीधे यहाँ से वो चीज़ जो आती है वो यहीं पे मिल जाती है, जो एक्स्ट्रा होती है, जो यहाँ पे कमी रहती है वो यहाँ पे खींच के ला के डाल देता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ये एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलता है, ठीक है ना। कंटिन्यू हमको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलता रहता है और इसी का उपयोग एज ए कैरियर वेव के रूप में करते हैं। जब हमें किसी लो
फ्रिक्वेंसी के वेव को पहुंचाना होता है तो उसी को इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, उसी को इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एज ए कैरियर वेव का इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था इसका वर्किंग, ये था इसका वर्किंग। तो इसमें वर्किंग में तीन चीज है कि ट्रांजिस्टर का एक सैचुरेशन पोजीशन और एक कट ऑफ पोजीशन। घटते घटते कहाँ तक घटता है वो भी हम जान गए कि जब तक कि उसका करंट का मान 0 ना हो जाए, यानी कि Vb की वैल्यू जो अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो इससे कम ना हो जाए। जाहिर सी बात है जब ये निगेटिव होगा तो इसका अपोज करेगा तो इसका पोटेंशियल घटेगा ना, घट करके यहाँ तक आएगा तो इसका मतलब Ib का मान 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर लेकिन बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या है, ये धारित जो संधारित है अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो 0 से भी नेगेटिव इसका पोटेंशियल मिलता है, तो करंट तो बढ़ती है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती है, ठीक है ना। तो और बीच वाला जो एक्शन होता है, बीच वाला जो एक्शन यहाँ से यहाँ तक होता है, ये इसको कहते हैं सक्रिय एक्शन, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला जो है और यहाँ वाला जो होता है, ये होता है सैचुरेशन वाला, ये होता है कट ऑफ, और ये वाला क्या होता है, सक्रिय अवस्था। तो कहने का मतलब है इसमें तीनों अवस्थाएं उपयोग में लाई जाती हैं, कट ऑफ, सक्रिय और सैचुरेशन, ठीक। तो इस तरह से इसका ये सर्किट डायग्राम है, आप समझ गए, इसको आप बना सकते हैं, बना लीजिए, और इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके वर्किंग को थोड़ा सा लिख लिया जाए। चलिए, आप इसके फंक्शन को समझ गए। ये फीडबैक सर्किट है, यानी एम्पलीफायर का काम कर रही है, जैसा कि हमने बताया था। और ये टैंक सर्किट होता है, ठीक है ना। यही वो सर्किट एलसी ऑसिलेटर है जो हमको जहाँ से ईएमएफ मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये स्रोत है एक तरह से। बशर्ते इसको लगाने का पर्पज यही है कि इसमें जो लॉस हो रहा है वो इसको भर दे, क्योंकि बार बार ये यहाँ पे इसको सप्लाई कर रहा है। फीडबैक सर्किट फीडबैक दे रहा है इसको, तो ये दोनों मिला करके क्या होती है, फीडबैक सर्किट होती है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब कुंजी के को दबाते हैं, मतलब इसके अगर थ्योरी आप लिखना चाहें, थ्योरी लिखने की वजह से हमारी वीडियो लंबी हो जाती, तो हम लिखेंगे कि जब कुंजी के को दबाते हैं, उसमें कुंजी वही थी, जब कुंजी के को दबाते हैं, जब कुंजी के को दबाते हैं तो ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में आ जाता है। तो ट्रांजिस्टर पहले कट ऑफ अवस्था में था, ट्रांजिस्टर किस में आ जाता है, सक्रिय अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पहले वो कट ऑफ पोटेंशियल पे रहता है, जब इसे दबाते हैं तो पोटेंशियल 0.7 से बढ़ता है, तो सक्रिय होता है, अब आईबी का मान बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि जिसके कारण संग्राहक धारा का मान बढ़ने लगता है, जिसके कारण संग्राहक धारा का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो जब संग्राहक धारा का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है, तो यह धारा किससे होकर बहती है, यह धारा कुंडली से होकर बहती है। किससे, कुंडली से होकर बहती है। यह धारा किससे होकर बहती है, कुंडली से होकर बहती है। जैसे जैसे यह धारा बढ़ती है ना, जैसे जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे जैसे हमने जो सर्किट में क्या लिखा था, कहने का मतलब होता है कि ऊपर वाले को हमने L माना था ना, और नीचे वाले को L1 माना था। LC में L1, या आप उसको L1 मान लीजिए, इसको L मान लीजिए, ठीक है ना। LC था यहाँ पे आप, और उसको आप बनाए हो तो उसको बना लीजिए L1 और इनको LC रहने दीजिए।
ठीक है ना। जो फीडबैक सर्किट का काम कर रहा था वो L1 है, इसको LC रख लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा बना लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे जैसे यह धारा बढ़ती है, जैसे जैसे यह धारा बढ़ती है वो L1 में या L1 से होकर, या 4 नहीं है, L1 जो वो कुंडली लगी थी L1 से होकर क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है, फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, फ्लक्स में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। तो जैसे जैसे ये धारा बढ़ती है L1 से होकर फ्लक्स में परिवर्तन, ऊपर वाला जो फीडबैक सर्किट का काम करता है। ठीक है ना। तो अन्योन प्रेरण के कारण, अन्योन प्रेरण आप समझते हैं, ट्रांजिस्टर उसी पे वर्क करता है। दो कुंडलियां पास पास होती हैं, एक में चेंज होता है तो वो दूसरे में भी चेंज आ जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, इस तरह से। और यहाँ पे एक कुंडली होती है, यानी कि इसमें जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है वही फ्लक्स इसमें लिंकेज होता क्या है कि एक सॉफ्ट आयरन होता है, उसी पे दोनों कुंडलियां लपेटी हुई रहती हैं। ठीक है, इस तरह से फर्क ये हो जाता है कि ट्रांसफार्मर में एक कम फेरा होगा और उसमें एक तार मोटा होगा, एक में ज़्यादा फेरा होगा, तार पतला होगा। कुछ इसी टाइप से ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, लेकिन उसको ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन वो एक ही सॉफ्ट आयरन पे एक इधर लपेट के दो कॉइल इधर निकली रहती हैं, दो सिरे इधर निकले रहते हैं। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। अन्योन प्रेरण के कारण यही फ्लक्स परिवर्तन, अन्योन प्रेरण के कारण यही फ्लक्स परिवर्तन किसमें होने लगता है, एल में होने लगता है। तो एल में होने लगता है, किसमें होने लगता है, एल में होने लगता है, जिसके कारण आधार उत्सर्जक परिपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाता है। हम 60 में लिख रहे हैं, आपने समझ लिया, जिसके कारण आधार उत्सर्जक, ठीक है ना, जिसके कारण आधार उत्सर्जक परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा IB का मान बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है, IB का मान बढ़ जाता है। क्योंकि जो हमने LC परिपथ होता है ना, उसमें जो धारिता होती है उसका ऊपरा सिरा प्लस होने लगता है, उस समय वो क्या होता है, संधारित्र चार्ज होने लगता है। तो प्लस प्लस का सपोर्ट करता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, IB का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो IB का मान बढ़ जाता है या बढ़ने लगता है। आप इस तरह से देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मान बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, IB का मान क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, जिसके कारण संग्राहक धारा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण संग्राहक धारा का मान बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मात्रा में। ठीक है ना, कि थोड़ा सा IB बढ़ाने से IC का मान ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है ना। ठीक भाई, जब ट्रांजिस्टर को सक्रिय अवस्था में आते हैं तो संग्राहक धारा का मान तो बढ़ता ही है ना। जैसे उसको हम टैप करते हैं तो रिवर्स बायस की वजह से संग्राहक धारा कुछ बहती है, अपने हिसाब से बहती है, लेकिन IB पे भी डिपेंड करती है। तो जब वही फ्लक्स इसमें आ जाता है तो कहने का मतलब है कि संधारित्र जब चार्ज होने लगता है तो L1 IB का मान भी बढ़ने लगता है, तो उसके हिसाब से IC और बढ़ने लगती है। ठीक है ना, तो संग्राहक धारा का मान भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि संग्राहक धारा नहीं, संग्राहक धारा का मान किस पे डिपेंड करता है, कॉमन एमीटर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में IB पर डिपेंड करता है। IB के बढ़ने से IC का मान बीटा गुना बढ़ जाता है, ऐसा आप जानते हैं। अब जहाँ लिखेंगे कि क्योंकि संग्राहक धारा एक अधिकतम मान पर संतृप्त हो जाती है। अब लिखेंगे क्योंकि संग्राहक धारा एक अधिकतम मान पर संतृप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, संतृप्त हो
जाती है। ठीक है ना, एक अधिकतम मान पर क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, जिससे क्या होता है कि कुंडली जो L2 होती है ऊपर वाली, जिसको हम L2 नहीं L1 माने हैं, मतलब अगर ये L1 मानते तो ये L2 हो जाता, तो ये क्या है अब L1 है मानी तो ये L है, तो L1 वाली, सॉरी L2 नहीं L1 वाली, तो जिससे कुंडली जो L1 में चुंबकीय क्षेत्र का बनना रुक जाता है, लिखेंगे ना, जिससे कुंडली L1 में चुंबकीय क्षेत्र का बनना रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है, क्षेत्र का बनना क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण से आधार धारा कम होना शुरू हो जाती है ना, जिससे के कारण जो आधार धारा IB कम होना शुरू हो जाती है। देखिए 60 में लिख रहे हैं क्योंकि हमने वर्किंग अभी समझाया, अपने से भी लिख सकते हैं। IB होना कम होना क्या होता है, शुरू हो जाती है, और क्या होता है, और उस कारण से संग्राहक धारा भी घटने लगती है। अब IB घटने लगती तो भी घटने, इस कारण से है ना, से संग्राहक धारा भी घटने लगती है, संग्राहक धारा भी घटने लगती है। अब संग्राहक धारा भी क्या होने लगती है, घटने लगती है। ठीक है ना, संग्राहक धारा भी क्या होती है, घटने लगती है, और धारा उस समय तक घटती है, लिखेंगे यह धारा उस समय तक घटती है। धारा कहाँ तक घटती है, उस समय तक घटती है जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्थिति में ना हो जाए। घटते 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 कब घटेगी, जब IB का मान 0 ना हो जाए, कट ऑफ मतलब पोटेंशियल जो है 0.7 से कम ना हो जाए, तो यह धारा उस समय तक घटती है, उस समय तक घटती है जब तक कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्थिति में न पहुंच जाए। देखेंगे कि जब तक कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ मतलब अंतक स्थिति में न पहुंच जाए, स्थिति में न पहुंच जाए, तब तक घटेगी जब तक वो कट ऑफ ना हो जाए। अब वो 0 हो गई, एक मैक्सिमम मान तक गई बढ़ते बढ़ते, फिर घटते घटते 0 मान तक आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो थोड़ा सा पोर्शन और बचा है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलिए अब देखिए क्या होता है। अब जो है, जो LC सर्किट का संधारित्र होता है वो विपरीत दिशा में चार्ज होने लगता है। अब मतलब IB का मान जो होता है वो 0 से भी घटने लगता है। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में IB का बढ़ना, अब नेगेटिव डायरेक्शन में IB बढ़ने लगती है। ठीक है ना, अब बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ती है, IB बढ़ती है तो IC भी बढ़ती है, IC बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ती है, जहाँ तक सैचुरेशन पोजीशन में न पहुंच जाए, संतृप्त अवस्था में पहुंच जाए। तो मतलब है कि ये क्रिया जो है बार बार दोहराई जाती है, यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। ठीक है ना, यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि इसके बाद जो है IB जो है विपरीत दिशा में, IB का मान, कहने का मतलब विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है, या कह लीजिए 0 से नीचे जाने लगता है, घटने लगता है, या विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। 0 से घटने लगता है या विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। और यही प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती। विपरीत दिशा में घटने का मतलब है कि वो जो संधारित्र होता है विपरीत दिशा में चार्ज होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि जो अग्र पोटेंशियल होता है BB, उसका अपोज करने लगता है। ठीक है ना, इसको वो घटाने लगता है।
ठीक है। तो करंट की वैल्यू जो होती है वो 0 से डाउन होने लगती है, मतलब अब विपरीत दिशा में वो बढ़ने लगती है। यानी कि कहने का मतलब हमने कहा ना कि यहाँ तक बढ़ता है, फिर यहाँ तक घटता है, फिर अब डिक्रीज डायरेक्शन में बढ़ती है, फिर घटती है, प्रक्रिया चलती, तभी तो इस तरह का ऑसिलेशन हमें मिलेगा। ऐसे बढ़ना, फिर घट 0 होना, फिर बढ़ना, फिर 0 होना, ऐसे। ठीक, तो ये चीज है। आप चाहे तो ये लाइन ना लिख करके यही लिख दें कि यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, अर्थात ट्रांजिस्टर पहले संतृप्त अवस्था में आता है, अर्थात ट्रांजिस्टर पहले संतृप्त अवस्था में आता है, पहले संतृप्त अवस्था में आता है। ठीक है ना, पहले किस में आता है? संतृप्त अवस्था में आता है, फिर कट ऑफ में आ जाता है, फिर कट ऑफ में आ जाता है, फिर किस में आ जाता है? कट ऑफ में आ जाता है, फिर वापस संतृप्त अवस्था में लौटता है, फिर वापस संतृप्त अवस्था में लौटता है, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है ना, संतृप्त अवस्था में वापस लौटता है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर में, इस प्रकार ट्रांजिस्टर में एलसी परिपथ के दोलन होते रहते हैं, एलसी परिपथ के दोलन होते रहते हैं, एलसी परिपथ के दोलन होते रहते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन होता रहता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन होता रहता है। ठीक है ना, और जहां हमको इसके उपयोग करना होता है वहां उसका उपयोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है, हमने शार्ट में उसकी वर्किंग लिखी है, हमने भी समझाया भी था कि इसमें कहने का फीडबैक सर्किट की क्यों आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जो एनर्जी लॉस होता है उसके बैकिंग देने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, और उसे हम एक कुंडली के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के दो प्रॉपर्टी का उसमें उपयोग करते हैं, एक कट ऑफ वाली, अरे तीनों प्रॉपर्टी एक तरह से देख लीजिए, कट ऑफ, सक्रिय और सैचुरेशन की, कट ऑफ, सक्रिय और सैचुरेशन की। ऐसा नहीं कि जीरो और सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच काम करता है, तो एज ए डिवाइस हो जाएगा कौन सा, स्विच की तरह से, जैसे स्विच की बटन होती है तो उसमें सक्रिय अवस्था को नहीं शामिल किया जाता। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस चलाना है, तो कट ऑफ, सक्रिय, सैचुरेशन, सैचुरेशन, सक्रिय, कट ऑफ, ऐसे चलता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस फॉर्म में मिलती है, विदाउट इसका एम्पलीट्यूड, यानी इसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, ये कंटिन्यूअस जो है बने रहता है, जिसका उपयोग हम एज ए कैरियर वेव में की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो हम लिख सकते हैं, एक लिख लेते हैं कि दोलित्र का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, अब लिख सकते हैं कि दोलित्र का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? रेडियो में करते हैं, टीवी में करते हैं, संचार व्यवस्था में किया जाता है, और संचार व्यवस्था में किया जाता है। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जो आपका होगा लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका लॉजिक गेट्स होगा उसके साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।